पीजीबीपी कर रहे थे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, है ना। कल अपन ने 2 सेक्शंस डिस्कस किए थे, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन से सेक्शन डिस्कस किए थे कल? सेक्शन 40A2 और 40A3, दोनों ही सेक्शन किसके हैं? डिसअलावेंस। 40A2 क्या कहता है? एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट ना 10,000 वाला तो 40A3 है। अनरीजनेबल या एक्सेसिव पेमेंट करते हो आप किसको? रिलेटिव को। तो जितना एक्सेस पेमेंट करोगे मार्केट वैल्यू से ऊपर, वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड, है ना। रिलेटिव की डेफिनेशन भी बताई थी। रिलेटिव में कौन कौन थे? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, बाद में भाई बात पढ़ा रहा हूं। हाँ, लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, ठीक है। इस फॉर्म में सारे रिलेटिव्स हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी फॉर्म में या मेरी प्रोप्राइटरशिप में क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होगा? जब उसका 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर होगा प्रॉफिट्स में, या तो वोटिंग पावर होगा या प्रॉफिट्स में हिस्सा होगा, डन है। 40A3 क्या था? हाँ, एक ही पर्सन को एक ही दिन में 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट क्या है? डिसअलाउड। एक ही पर्सन को एक ही दिन में। इट इज इररिलेवेंट, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है कि आप कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस बनाते हो। अगर आपने एक ही दिन में पेमेंट कर दिया, पूरा एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। यहाँ याद रखना 43 में पूरा एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन भी आपको बताया था, रूल 6DD कि पेमेंट कर सकते हो कैश में। कौन कौन से थे वो याद करो। बैंक को कर सकते हो, गवर्नमेंट बैंक्स को कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट को कर सकते हो, आरबीआई को कर सकते हो, हाँ, जहां बैंक्स ऑपरेट नहीं करते या उस दिन जिस दिन बैंक क्लोज हो, और एग्रीकल्चर नेचर ऑफ पेमेंट भी क्या है? कैश में अलाउड है, और एनिमल हस्बेंड्री और फिश और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब को आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? कैश में, वो अलाउड है, डन है। चलो, सो आज स्टार्ट करते हैं अपन एक नया सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 43B। हेडिंग डालें, सर्टेन डिडक्शंस to be allowed, certain deductions to be allowed only on actual payment basis. Only on actual payment basis. अब ध्यान से सुनिए, हमारे जो बुक्स बनती है ना एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, 2 तरीके की बनती है। एक होता है अक्रूवल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब जो फ्यूचर में पे होने हैं या जो फ्यूचर में रिसीव होने हैं, उन्हें आज ही बुक कर दूंगा मेरे ट्रेडिंग पेंडल में। याद करो, आप 4 एडजस्टमेंट फाइनेंशियल्स में करते हुए आए हो। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक होता है प्रीपेड एक्स्ट्रा में दे दिया, एक है अक्रूड अभी तक मिला नहीं, और एक है अनर्ड एडवांस में मिल गया। ये चारों एडजस्टमेंट सिर्फ अक्रूवल मेथड में ही होते हैं, कैश बेसिस में होते ही नहीं है। तो जो मुझे फ्यूचर में पे करना है, जो मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, उसको मैं क्या करने की कोशिश करता हूं। देखो, मेरा टारगेट मैंने आपको कल बताया था। इस चैप्टर को ऐसे समझो, आप बिजनेसमैन हो और आप अपने प्रॉफिट को क्या करना चाह रहे हो? कम करना चाह रहे हो। तो अब बिजनेसमैन के तौर पे पता है क्या होगा? इस नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा दिखाऊंगा। भैया देने आज तो कम कर दो, अब देने होंगे साले जब देने होंगे, आज तो मेरे को क्या कर दो? प्रॉफिट को कम कर दो। तो गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट निकाली
कि ये जो मैं एक्सपेंसेस की लिस्ट दे रहा हूं ये हम एक्रूअल बेसिस पे अलाउ ही नहीं करेंगे। ये कब अलाउ करेंगे? जब एक्चुअल में क्या कर दोगे उसका पेमेंट। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आप P&L में लिख दो, और अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप P&L में नहीं लिख सकते, और अगर आपने फिर भी लिख दिया तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। वो तो इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है। जैसे मान ले अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्या चल रहा है ईयर? 2025-26 चल रहा है। अब 25-26 में तेरा आउटस्टैंडिंग रह गया लेट सपोज 50,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, बकाया तुझे पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट मान ले एक बार के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 26 एंड तक पेमेंट कर दो, या तो फिर भी इन्होंने टाइम पीरियड और बढ़ाया। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप 31 मार्च तक नहीं भी कर पाते तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की रिटर्न फाइल होती है जिसमें आप अपना पूरा फाइनेंशियल्स का ब्यौरा देते हो। वो रिटर्न फाइलिंग की जो सेक्शन है, सेक्शन 139(1), उसमें 3 डेट्स हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर। ये रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है। क्या होती है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट। यहां तक आपको क्या कराना होगा? पेमेंट। ये मैं अभी लिखवाऊंगा जब 43B में है कि अगर मैं एक्चुअल में पेमेंट कर पाता हूं कब तक? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो एक्सपेंसेस अलाउड है, अदरवाइज एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। ठीक है, तो अब अपन इसमें लिखते हैं। लिखना शुरू करें। लिखे, मैं बोल बोल के लिखा रहा हूं। लिखिए, नॉर्मली अंडर द एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, नॉर्मली under the accrual method of accounting, under the accrual method of accounting, comma, expenses are allowed as deduction on accrual basis, as deduction on accrual basis, but section 43B override this rule, for certain specified expenses, Paragraph change. According to section 43B, certain deductions will be allowed only in the year in which actual payment is made. Only in the year in which actual payment is made. Irrespective of the method of accounting. Paragraph change. Following specified expenses will be allowed. On payment basis. Number one, tax, duty, cess, custom duty, excise,
म्युनिसिपल टैक्स एक्सेट्रा। टैक्स, ड्यूटी, सेस, CESS, सेस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, म्युनिसिपल टैक्स एक्सेट्रा, ये सब एक्चुअल में जब पेमेंट हो जाएगा ना तभी अलाउड होंगे। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड PF, सुपर एन्युएशन फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, ESI एक्सेट्रा। नंबर 3, बोनस और कमीशन पेएबल टू एम्प्लॉय, बोनस और कमीशन पेएबल टू एम्प्लॉयज। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन, बोरोइंग for business purpose, leave encashment, liability to employ, to employees, पेमेंट टू इंडियन रेलवेज, फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट, फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट। ये 6 से एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअल में पे होंगे तो ही अलाउड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब ध्यान से सुनो इनको। पहला पॉइंट तो क्लियर है, मैं टैक्स, ड्यूटी, सेस, कस्टम, एक्साइज, म्युनिसिपल टैक्स ये हमें पे करने होते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस, ये एक्चुअल में पे होंगे तो ही अलाउड होंगे। अच्छा, मैंने इन सब में इनकम टैक्स नहीं लिखाया है, आप कारण बता सकते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स अलाउड ही नहीं होता है। आपने शुरू की 2 क्लास देखी होगी, उसमें मैंने डिसअलाउड एक्सपेंसेस लिखवाए हैं, नोट किए। उस डिसअलाउड एक्सपेंसेस में देखो मैंने इनकम टैक्स भी लिखाया है। इनकम टैक्स तो होता ही पर्सनल है, वो अलाउड ही नहीं होता। तो जो चीज़ अलाउड ही नहीं है उसको पेमेंट और नॉन पेमेंट से क्या लेना देना भाई। ये तो वो एक्सपेंसेस है जो अलाउड तो है ही, लेकिन ये अलाउड में भी कंडीशन है, क्या? पेमेंट होनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने इनकम टैक्स नहीं लिखा है क्योंकि इनकम टैक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसअलाउड है ऑलवेज। अच्छा, जीएसटी ये अलाउड है, जीएसटी अलाउड है, बट इनकम टैक्स डिसअलाउड होता है। डन। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं ना हमारे कंपनी के, जो वर्कर्स होते हैं, कंपनी उनके वेलफेयर के लिए फंड इकट्ठा करती है। उनके वेलफेयर के लिए क्या करती है? फंड इकट्ठा करती है कि कल को अगर वर्कर को किसी भी तरीके के पैसों की जरूरत पड़ी
तो उस फंड में से निकालकर उस वर्कर को दे दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या होता है उसमें, प्रोविडेंट फंड, एक होता है सुपर एन्युएशन फंड, एक होती है ग्रेचुइटी फंड, एक होता है ईएसआई। ये सब एम्प्लॉइज के लिए ही होते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट कौन करता है, एम्प्लॉयर, कंपनी। तो अगर वो पे नहीं होगी तो कंपनी क्या बोलेगी, अरे ये तो मेरे को पे करने हैं, और अपने प्रॉफिट्स को कम करने की कोशिश करेगी। पर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, भैया अगर आप वेलफेयर में डालते हो डालो, अलाउ कर देंगे, लेकिन कितना अलाउ करेंगे, जितना एक्चुअल में वर्कर को पेमेंट करोगे, जितना एक्चुअल में वर्कर को पेमेंट करोगे। प्रोविजन बना देना, आयोजन बना देना, इससे हम अलाउ का डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे। वो तो आप कितना भी लिख दोगे, उसका क्या है, वो तो आपने 2 करोड़ डाल दोगे, 2 करोड़ देने भाई साहब भविष्य में, कर दो प्रॉफिट को कम, ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट, अगर मैं मेरे एम्प्लॉइज को किसी तरह का बोनस और कमीशन पे करूंगा, वो कब अलाउ होगा, जब एक्चुअल में पेमेंट होगी। मैंने बिजनेस पर्पज से कोई लोन लिया है, उस लोन पर कोई इंटरेस्ट है जो मुझे पे करना है, तो वो इंटरेस्ट भी तभी अलाउ होगा जब वो एक्चुअल में पे हो जाएगा। लीव एनकैशमेंट समझते हैं, व्हाट इज लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉइज के लिए? हाँ भाई, वर्कर्स को छुट्टियां अलाउड होती है साल की 24 या 22, 20, 18 जो भी है। अब मान लो वर्कर ने छुट्टी ही नहीं ली, कंपनी में 25 साल काम किया, 500 छुट्टियां इकट्ठी हो गई, वर्कर ने बोला साहब ये 500 छुट्टियों का पैसा इनकैश कर दो, दैट इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट भी तभी अलाउ होगा जब वो एक्चुअल में पे हो जाएगा एम्प्लॉय को। एंड द लास्ट वन इज, रेलवे की कोई एसेट यूज करते हो तो रेलवे को अगर आप पेमेंट कर देंगे तो अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ये अमेंडमेंट हुई थी, लेटेस्ट पॉइंट डाला गया है ये। डन है, दिस इज योर एक्चुअल पेमेंट बेसिस। हेलो, चलिए, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 43B ओनली एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं कर पाए तो आप पेमेंट कब तक कर सकते हो, रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले। तो ये भी हम लाइन लिख लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए या इसी पॉइंट के नीचे लिखिए। देयर इज एक्सेप्शन, देयर इज एक्सेप्शन to section 43B, there is exception to section 43B। इसमें लिखिए आप, if such expense, if such above expense, if such above expenses is actually paid, if such above expenses
is actually paid on or before the due date of filing, on or before the due date of return filing under section 139 subsection 1, ये वाला under section 139 subsection 1, then deduction will be allowed in the year in which it is relate, in the year in which it is relate. For example, bonus for financial year 24-25, bonus for financial year 24-25 payable on 30th April 2025, payable on 30th April 2025, but paid on 15th September 2025, 15th September 2025. ब्रैकेट में लिख लो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ब्रैकेट में लिख लो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. Then such bonus will be allowed as deduction. Such bonus will be allowed as deduction in the assessment year 25-26, in the assessment year 25-26. वापस से पढ़ो क्या लिखा है ये मैंने एग्जाम्पल अच्छे से. भाई एक बोनस था, कौन से फाइनेंशियल ईयर का था? 24. मुझे पूरे फाइनेंशियल ईयर का बोनस जो पे करना था वो पे करना था 30 अप्रैल 2025 को, यानी ईयर एंड के बाद में. हाँ, और यहां मैंने ट्रेडिंग P&L में लिख दिया टू बोनस, जो मैंने ट्रेडिंग P&L बना रहा हूं मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 को. अगर मैंने इसको पे नहीं किया, पेबल ही रखा, तो क्या ये बोनस अलाउड है? अलाउड नहीं है. कौन सा सेक्शन इसको अलाउड नहीं करेगा? 43B. लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो बोनस 30 अप्रैल 2025 को पे होना था वो मैंने पे करा कब? 15 सितंबर 2025 को. ये 15 सितंबर 2025 कौन सी डेट है? रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले ही मैंने क्या कर दिया? उसको पे कर दिया. कौन से साल का बोनस था ये? 24-25. अब मुझे बताओ, अब क्या ये 24-25 का बोनस जो मैंने ट्रेडिंग P&L में लिखा ये अलाउड है? आंसर इज यस. अगर आप कोई भी पेमेंट उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाते, लेकिन कब तक कर देते हो? रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? डिसअलाउड. अब आपका ये एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि सर वो पेमेंट तो अगले साल हुई है तो अगले साल अलाउ करो. नहीं, 43 बोलता है रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पे कर दिया तो उसी साल अलाउ कर दो जिस साल वो एक्सपेंस रिलेट कर रहा है. ये भी मैं लॉ में लिखवाया मैंने अभी ऊपर, कि इट इज अलाउड इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंस रिलेट. गॉट इट? पक्का? अब एक स्पेशल प्रोविजन समझो फॉर प्रोविडेंट फंड एंड ESI.
फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। Special provision for employee contribution to provident fund. प्रोविडेंट फंड समझते हैं आप? पीएफ क्या होता है? क्या होता है पीएफ? प्रोविडेंट फंड मिलता है, और इसके अलावा कट के आता है। वेरी गुड। देखो ध्यान से समझो भाई, मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में 4 अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं, एक ए नाम का, एक बी नाम का, एक सी नाम का, एक डी नाम का। सबकी सैलरी डिसाइडेड है, कोई 20,000 रुपये महीने पे है, कोई 15,000 रुपये है, कोई 50,000 रुपये है, कोई 1,00,000 रुपये महीने पे है ना। इस कंपनी के ऊपर एक बर्डन है, बर्डन ये है, और बर्डन वो कब आता है वो भी सुनो। इस कंपनी के ऊपर ये बर्डन है कि तू जब भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बांटेगा तो तुझे 2 डिडक्शन करने अनिवार्य हैं, मैंडेटरी। पहला पीएफ का डिडक्शन, दूसरा ईएसआई का डिडक्शन। पहला पीएफ का डिडक्शन, दूसरा ईएसआई का डिडक्शन। इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी। सर व्हेन इट इज मैंडेटरी? सुने, ये तब मैंडेटरी हो जाएगा जब कंपनी के पास 10 या उससे ज्यादा के एम्प्लॉयज काम कर रहे हो। कौन सी कंपनी पे आता है ये बर्डन? ऐसी कंपनी पर जिनमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो कंपनी के ऊपर फिर मैंडेटरी लॉ है, पीएफ लॉ लग जाएगा, ईएसआई लॉ लग जाएगा। अब ध्यान से समझे, ईएसआई पे बाद में बात करता हूं, पहले पीएफ पे बात करते हैं। गवर्नमेंट बोलती है रूल है ये कि कंपनी तू जब भी सैलरी पे करेगी, उसकी सैलरी में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ सैलरी रहे। यानी सैलरी, जो भी उसकी सैलरी बनती है, उसका कितना परसेंट काट कर पे करेगा? 12% काटेगा, और काट के किसको जमा करा देगा? पीएफ डिपार्टमेंट को। अल्टीमेटली कंपनी के लिए तो पूरा पैसा ही जा रहा है, बट वो 2 अलग अलग पार्ट में जा रहा है। 88% तो किसको जा रहा है? एम्प्लॉय को, और 12% किसको जा रहा है? पीएफ डिपार्टमेंट को। तो कंपनी को तो 100% पूरा खर्च हो रहा है, 100% उसको देना भी था, बट 2 अलग अलग पार्ट में दिया। अब वो जो 12% कट के गया, वो 12% था किसका? एम्प्लॉय का, लेकिन चला किसके पास गया? पीएफ डिपार्टमेंट के पास में। अब वो जो एम्प्लॉय है वो 12% क्लेम कर लेगा, वो पैसा एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय पीएफ डिपार्टमेंट से क्या कर सकता है? उसको विड्रॉ कर सकता है। अब वो एम्प्लॉय के ऊपर है, चाहे तो वो जब बुढ़ापा आएगा, वैसे तो ये बुढ़ापे के लिए किया है गवर्नमेंट ने कि एक साथ आपको पैसा मिल जाएगा, तो चाहे तो आप अपना जितना साल का आपका वर्किंग है, पूरा साल करने के बाद पीएफ विड्रॉ कर लो, बीच में भी कर सकते हो। आजकल तो होने लग गया बीच में, पहले नहीं हुआ करता था। आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम। तो 12% किसका है? एम्प्लॉय का। चलो हम पढ़ रहे हैं पीजीबीपी। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? ये कंपनी ने बनाया अपना ट्रेडिंग P&L, दोनों ही खर्चे हैं उसके। यहां तो लिखेगा टू सैलरी, कितना परसेंट जो भी सैलरी है उसकी, उसका 88%, और यहां क्या लिखेगा? टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कितना? 12%। दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही बुक कर दिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कब अलाउ होगा और ये कब अलाउ होगा? सैलरी कब अलाउ होगी? अक्रूवल मेथड है, पे कर दी तो अलाउड, नहीं पे करी तो अक्रूवल मेथड है, सैलरी तो अलाउ हो ही जाएगी। सैलरी का तो कोई रोना नहीं है ना। मुद्दा आता है ये कब अलाउ होगा?
ये तब अलाउ होगा जब पीएफ डिपार्टमेंट को जमा हो जाएगा। ये कब अलाउ होगा? जब पीएफ डिपार्टमेंट को कंपनी क्या कर देगी? जमा कर देगी। सो इट इज अलाउड व्हेन डिपॉजिटेड टू पीएफ डिपार्टमेंट on or before the due date of PF, not written filing, on or before the due date of provident fund। PF की ड्यू डेट अलग होती है जमा कराने की, 15 तारीख होती है हर महीने की। फाइनल लेवल पे बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे आप, ये इंटर लेवल पे जितना मैं बता रहा हूं अभी तक उतना ही सुन लें बस। हर महीने की कितने तारीख तक जमा होती है? 15 तारीख। तो अगर आपने पीएफ डिपार्टमेंट को जमा करा दिया किस डेट से पहले? पीएफ की ड्यू डेट से पहले, जो कि 15 तारीख है, तो फिर वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? अलाउड, अदरवाइज क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। यहां तक। अब इसमें एक रोल समझना, देखो आप है ना, ये जो पीजीबीपी है ना, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ना, तो ये समझ में भी आएगा और ये आगे जाके काम भी आएगा। पूरा गेम इसी का ही है। अब आप समझना, आप खुद कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही है आपकी। मान लो मेरी कंपनी है, विकास मेरे पास एम्प्लॉय है, विकास को मैं 25,000 रुपये महीने पर अपने यहाँ पर काम करने के लिए रखा हुआ है। पूरे साल भर में विकास मुझसे कितना पैसा ले लेगा? 3 लाख। उस 3 लाख पर 12% मुझे पीएफ काटना होगा। कितना हो गया? 36,000। तो 36,000 तो हो गया पीएफ का पैसा, और बाकी का पैसा किसका हो गया? सैलरी का। सैलरी मैंने विकास को दे दी। 36,000 रुपए अभी कंपनी की जेब में पड़े हुए हैं, मैंने जमा नहीं कराए। कंपनी को यह बात पता है कि अगर 36,000 मैंने जमा नहीं कराए तो 36,000 मैं पीएनएल में लिख भी नहीं पाऊंगा। मैंने लिखे भी नहीं, और वो 36,000 रुपए मैंने मेरी जेब में डाले। विकास जैसे मेरे पास 100 एम्प्लॉय हैं, विकास जैसे मेरे पास में 100 एम्प्लॉय हैं, 36,000 इंटू 100 कितना हो गया? मुझे पता है कि अगर मैं पीएनएल में नहीं लिखूंगा तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया ये तो तब अलाउ करेंगे, ला 36 लाख जमा करा। देखो जमा नहीं कराने, मैंने पीएनएल में लिखा भी नहीं, और 36 लाख रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं और मजे मार रहा हूं। गवर्नमेंट ने बोला अरे यार ये तो गड़बड़ है, चले नालायक है कंपनी वाले। तो गवर्नमेंट ने एक रूल और बना दिया। अब सुनो, जब तक वो 36 लाख रुपए मैं पीएफ डिपार्टमेंट को जमा नहीं करा देता, तब तक भारत सरकार उसको इनकम ट्रीट करेगी। टैक्स लग जाएगा। उसको क्या ट्रीट करेगी? इनकम ट्रीट करेगी। यानी 36 लाख रुपए मेरे को कहां दिखाने पड़ेंगे अगर जमा नहीं कराता हूं? तो इनकम साइड में। और अगर मैंने वहां दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट 36 लाख से बढ़ गया, तो मेरे को टैक्स किस पे देना पड़ेगा? 36 लाख पे। भाग के जमा कराऊंगा जाके? अरे ले भाई, पकड़ पीएफ डिपार्टमेंट, ये 36 लाख रुपए, 100 एम्प्लॉइज। सो यहां से 2 बातें निकलती है। पहली, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ट्रीटेड एज इनकम। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ट्रीटेड एज इनकम अंटिल अनलेस डिपॉजिटेड। जब तक आप डिपॉजिट नहीं कराएंगे तब तक उसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। व्हेन इट इज डिपॉजिटेड देन इट विल बी अलाउड, बट व्हेन डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पीएफ। क्लियर है पिक्चर? यहां तक क्वेश्चन करेंगे अभी, इसका मजा आएगा वहां पे, देखता हूं कितना आपका दिमाग लगता है। दूसरी चीज सुनो, गवर्नमेंट ने एक बर्डन कंपनी पे और डाल रखा है, इसलिए कंपनी भागती भी है पीएफ से। आज मेरे पास में 100 क्लाइंट है, ट्रस्ट मी, उसमें से 90 क्लाइंट मुझे मना कर देते हैं, सर यार ये पीएफ ईएफ का लफड़ा रहने दो यार। सच बता रहा हूँ, रहने दो यार। मगर सर बैंक स्टेटमेंट से पे करोगे तो पकड़ा आ जाओगे। अरे सर कैश दे देंगे। इसलिए छोटी मोटी कंपनीज है ना, सैलरी कैश में पे कर देती हैं, बैंक से पे नहीं करती हैं। क्यों पे नहीं करती हैं? रिकॉर्ड में आ जाता है, 10 से ज़्यादा आते ही पीएफ का बर्डन आ जाएगा, और पीएफ का बर्डन कोई लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? अब सुनो,
यहां तक तो कंपनी को जोर ही नहीं आया, यार मेरे को 100% देना है, विकास की सैलरी 25,000 है, 25,000 देना है, अब 25,000 का मैंने 2 टुकड़े कर दिए, मेरे को देने तो 25 थे, वहां तक तो कंपनी को जोर ही नहीं आया। कंपनी को जोर कहां आता है? एक बर्डन और है कंपनी में, पता है क्या? सुने, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का रहेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी डालेगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी डालेगा, यानी कंपनी पर एक्स्ट्रा 12% का बर्डन और पड़ गया, यानी अल्टीमेटली कंपनी को 112% देना पड़ रहा है, कंपनी को अल्टीमेटली 112% देना पड़ रहा है। 12% तो चलो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी जाना था, वैसे भी गया, लेकिन 12% जो एक्स्ट्रा गया, ये कंपनी की दिक्कत है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज तो रोक नहीं सकती। आज टाटा लिमिटेड ये कहे कि मेरे पास 10 एम्प्लॉयज नहीं है, मान लोगे क्या? उनको तो काटना पड़ेगा यार। आज जेनपैक्ट, इन्फोसिस जैसी कंपनी बोले नहीं भाई साहब हमारे तो पीएफ आता ही नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयज ही नहीं है, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो पीएफ में तो आना पड़ता है अगर आपकी ठीक ठाक कंपनी है। तो अब क्या ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कंपनी का खर्चा है? हाँ सर, कंपनी को जेब से देना पड़ रहा है। और खर्चा कंपनी कहां लिखेगी? अपने ट्रेडिंग एंड P&L में। अब यहां पर कंपनी ने अपना फिर ट्रेडिंग P&L उसी में ही यहां लिखा टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। इस बार एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम पढ़ रहे हैं पीजीबीपी और यह हर एक एक्सपेंसेस हम देखते हैं कि अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। अलाउ कब होगा? अब वो सुने, ये एक्सपेंसेस कब अलाउ होगा? ये एक्सपेंसेस अलाउ होगा व्हेन इट इज डिपॉजिटेड। अब आपने एक चीज कॉमन नोट की, यहां पर भी डिपॉजिटेड है और यहां भी मैं क्या लिखा रहा हूं? डिपॉजिटेड। और मैंने सेक्शन 43B में ये क्या लिखाया है? ये देखो, दैट्स मीन पीएफ तभी अलाउ होता है जब एक्चुअल में पे होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे करने के लिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कब तक पे हो जाना चाहिए? पीएफ ड्यू डेट से पहले। और एम्प्लॉयर का कब हो जाना चाहिए वो सुनिए, व्हेन इट इज डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ये रिटर्न फाइलिंग तक जमा हो सकता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप रिटर्न फाइलिंग तक जमा करा सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप रिटर्न फाइलिंग तक नहीं जा सकते। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो हर महीने जमा होएगा, हर महीने जमा होगा। गॉट इट? क्लियर है? पक्की बात? नोट करें। ये ट्रेडिंग P&L बनाएं, ऊपर हेडिंग ये आपने लिखी ली, ये ट्रेडिंग P&L बनाएं, ऐसे कैसे लिखें, फिर एक और ट्रेडिंग P&L बनाएं, ये ऐसे कैसे लिखें। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ट्रीटेड एज इनकम, सच कंट्रीब्यूशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम।
हम्म। डन बच्चों, चलो नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 40A7। सेक्शन 40A7 ये भी डिसअलावेंस का ही है, ग्रेचुइटी, डिसअलावेंस ऑफ ग्रेचुइटी प्रोविजंस। अच्छा, सेम प्रोविजन बच्चों जो आप पीछे पढ़े हो ईएसआई के लिए भी वही है। ईएसआई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, फुल फॉर्म तो ये इसकी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपको फ्री मिलता है अगर आपका ईएसआई कटता है तो। यहाँ पर भी वही कंट्रीब्यूशन होता है, 6% होता है यहाँ पर ओवरऑल। वही एम्प्लॉय काटता है, एम्प्लॉयर काटता है, वही जमा हो जाना चाहिए ईएसआई ड्यू डेट से पहले पहले, और एम्प्लॉयर वाला पार्ट जमा हो जाना चाहिए ड्यू डेट से पहले। तो ईएसआई का सेम प्रोविजन है जो पीएफ का है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलिए अब ग्रेचुइटी क्या होती है? रिटायरमेंट बेनिफिट, एक साथ रिटायरमेंट में पैसा मिलता है ग्रेचुइटी का। कि आपने कंपनी में लंबे समय तक काम किया है, इसके लिए कंपनी आपको आपके लिए जो है वो आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि के तौर पे क्या देती है? ग्रेचुइटी देती है। ठीक है ना? तो ग्रेचुइटी, अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी का तो खर्चा है, कंपनी यहां लिख देती है टू ग्रेचुइटी। अब लिखने को तो कंपनी को कितना भी लिख देगी। तो ग्रेचुइटी तब अलाउ होता है जब अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में जमा होता है, और अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड ग्रेचुइटी एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, वहां पे ग्रेचुइटी का एक्ट चलता है। तो इसमें मैं लिखवा देता हूं, लिखिए जनरल रूल, पॉइंट नंबर 1, जनरल रूल में लिखें नो डिडक्शन अलाउड। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, पूरा का पूरा एक्सपेंसेस क्या कर दिया जाएगा? डिसअलाउ। नंबर 2, एक्सेप्शन, अपवाद भी है, अलाउड भी हो जाएगा। व्हेन डिडक्शन अलाउड, व्हेन डिडक्शन अलाउड, तो इसमें लिखेंगे डिडक्शन अलाउड इन 2 केसेस। डिडक्शन अलाउड इन 2 केसेस।
कैसे हो रहा है? डिडक्शन अलाउड इन 2 केसेस. देखिए नंबर 1, when the provision is made, हैंग हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, when the provision is made for the purpose of, when the provision is made for the purpose of payment of, for the purpose of payment of contribution towards an approved gratuity fund, towards an approved gratuity fund. Number two, when the provision is made for the purpose of payment of, gratuity that has become payable during the previous year, as actual liability, previous year, as actual liability. तो ग्रेचुइटी तब अलाउ होगी, आपको बस वर्ड जो देखना होगा पी एंड एल में, वो क्या देखना होगा, लिखवाए ना, क्या होना चाहिए, 2 केसेस क्या लिखवाए, देखो एक बार, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड वर्ड ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ये लिखा हुआ है पी एंड एल में तो अलाउ कर देना, और सिंपली ग्रेचुइटी लिखा हुआ है या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी लिखा हुआ है तो वो अलाउ नहीं हो. गॉट इट? सेकंड पॉइंट, अगर एक्चुअल में पे कर दिया मैंने, मान लो प्रोविजन बनाया था पहले, वो डिसअलाउ हो भी गया होगा उस साल, लेकिन इस साल उसका मैंने क्या कर दिया, एक्चुअल पेमेंट अलाउ हो जाए. कल वो पढ़ने के लिए दिया था मैंने, पढ़ा मॉड्यूल से, मतलब ही नहीं है, इतना दिमाग और लगाएंगे हम, हैं? ये हो ही गया 43B, हो ही गया 40A3 हो गया, 40A9 हो गया, 43B हो गया. ये 43B का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 82. अरे क्या बातें करते रहते हो तुम दोनों हैं? डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ मयंक लिमिटेड, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस वाली साइड है ना. शो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. अब देखो 4 तरीके के एक्सपेंसेस हैं, लीव एनकैशमेंट है, इंटरेस्ट टू बैंक है,
बोनस टू एम्प्लॉई है और इंटरेस्ट टू LIC लोन है। पहले तो बताओ चारों पॉइंट 43B से रिलेटेड है? यस, मैंने लिस्ट में लिखा है चारों पॉइंट फॉल कर रहे हैं आपके 43B में। टोटल अमाउंट ये है। पेमेंट जो हुई है वो 2 बार हुई है। पहली पेमेंट इस डेट को इतने इतने अमाउंट के साथ, दूसरी पेमेंट इस डेट को इतने इतने अमाउंट के साथ। अब आप मुझे चेक करके बताइए, सबसे पहले तो लीव एनकैशमेंट 31 मार्च 2025 का आउटस्टैंडिंग है। अब पेमेंट कैसे हुई है? 31 मार्च 25 में देखो ड्यू डेट आपकी रिटर्न फाइलिंग की क्या है? 31 अक्टूबर। 1 जून को हो गई कितनी? 15,000। और 25 दिसंबर को हुई है। फिर नेक्स्ट आ रहा हूं, 25 दिसंबर को हुई है। नेक्स्ट कितनी अलाउ करोगे? क्या पहले तो ये बताओ, 25 दिसंबर ड्यू डेट के बाद हो गई? ड्यू डेट के बाद हो गई तो इस 50,000 के तो सर अलाउ नहीं करेंगे हम। कितना अलाउ करेंगे? 15,000। तो फर्स्ट केस में तो कितना अलाउ होगा? 15,000। सेकंड केस में बताओ 3,000। थर्ड केस में बताओ पूरा हो जाएगा बच्चों 87 पूरा हो जाएगा। वो 30 सितंबर है और 31 अक्टूबर आपकी डेट है। और ये फोर्थ वन इज 50। सिंपल। इसको लिखोगे कैसे? ऐसे 50,000 30,000 है, कैसे लिखोगे? अच्छा चलो ये लिख के बताओ देगा मेरे को। सबसे पहले मेरे को 43B का प्रोविजन सबका मैं देखना चाहता हूं, देखा कितना तुम लोगों का राइटिंग स्किल है। इसका मेरे को आंसर लिख के बताओ। ये तो तुमने निकाल लिया सबने, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को सब लोग लिख के बताओ इसका आंसर, देखता हूं मैं। लिखते कैसे है सुन लो एक बार। सबसे पहले प्रोविजन। अब प्रोविजन लिखने की भी एक कला होती है, रामायण नहीं लिखनी होती। हमको रेस्पेक्टिव जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उतना प्रोविजन लिखना होता है। अब वो 3 लाइन में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है। प्रोविजन कितना लिखना है ये आपका IQ सेट करेगा और क्वेश्चन का वेटेज सेट करेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, 2 लाइन का प्रोविजन है, क्या? एज पर सेक्शन 43B these following 4 expenses will be allowed only when actually paid। खत्म। अगर 2 मार्क में है, अगर 5 मार्क में है। और ऐसे मत सोचना 5 मार्क छोटा होता है, 5 मार्क बहुत होता है। 2 मार्क छोटा होता है, 3 मार्क छोटा होता है, 5, 8, 10 सबसे बड़े होते हैं। जब 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोविजन फिर वो पूरे 6 पॉइंट लिखने होंगे जो मैंने लिखा है कि these are the following expenses will be allowed only when actually paid। फिर 6 लाइन लिखोगे, दैट इज योर प्रोविजन। देन एनालिसिस एज पर द अबव। अब एनालिसिस कैसे होता है? एज पर द अबव प्रोविजन दीज फॉलोइंग 4 एक्सपेंसेस इज पेड ऑन दिस डेट विद दिस अमाउंट। लास्ट कंक्लूजन, सो लीव एनकैशमेंट एक्सपेंसेस विल बी अलाउड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 रुपीज 15,000, इंटरेस्ट 3,000, बोनस 87,000 and 50,000 when your marks is for 5 marks। तो अभी ये क्वेश्चन 5 मार्क का ही है, लिखे है नहीं, इतने बड़े में नहीं है। 5 से ज्यादा का वेटेज ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ये कभी मत सोचना छोटे छोटे 8-8 मार्क्स में आएंगे। 5 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज नहीं है इसका। करो इसको, देखता हूं आप लोगों की राइटिंग स्किल्स।